Good morning, all the viewers. Welcome, all the viewers, to this channel, Awareness of Legal Fraternities. Lecture of today is based on a question asked by an advocate named Mukesh Mishra, Civil Court Teghra. He has written on YouTube and wanted to know from me that how to write a civil plaint. This is a question. It is in the form of a question written by an advocate, Civil Court Teghra, in the district of Begusarai. This lecture is dedicated to all the advocates who are listening this lecture and who are followers or subscribers of this channel, particularly all those junior and new entrants in the professions. This lecture is very much dedicated to the junior advocates and lawyers. They shall be benefited by hearing and watching this video, hearing the lecture minutely and watching this video. आप सभी श्रोताओं का आज के इस व्याख्यान में स्वागत है और आज का ये व्याख्यान एक प्रश्न से प्रारंभ होता है। वो प्रश्न के रूप में मुकेश मिश्रा अधिवक्ता सिविल कोर्ट तेघड़ा से भेजा है, उन्होंने यूट्यूब पर भेजा है, जिसमें लिखा है, प्रश्न उनका अंग्रेजी में, हाउ टू राइट ए सिविल प्लेंट। इसका मतलब हुआ कि सिविल प्लेंट कैसे लिखा जाए। सिविल का मतलब हो गया व्यवहार न्यायालय में, इसको कह रहे हैं व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट, तो व्यवहार न्यायालय में जो दाखिल होता है प्लेंट, वही सिविल प्लेंट हो गया। और या दीवानी प्लेंट कह सकते हैं, सिविल का हिंदी दीवानी हो गया, दीवानी प्लेंट। प्लेंट का हिंदी आप सभी लोग जानते हैं, प्लेंट का हिंदी वाद पत्र कहते हैं या भाषा पत्र कहते हैं, और ऐसे बोलचाल की भाषा में कोर्ट में इसको अर्जी भी कहते हैं। और कहीं कहीं किसी किसी सब डिवीजन कोर्ट में बिहार में देखा गया है कि लोग सवाल नालसी भी इसको बोलते हैं। सवाल पिटीशन जो फाइल होता है, कंप्लेंट पिटीशन वगैरह, उसको सवाल जनरली क्रिमिनल लॉ में बोलते थे, लेकिन कहीं कहीं सिविल के प्लेंट को भी सवाल नालसी लोग, वकील लोग बोलते हैं। जो भी हो, तो ये स्पेशल लेक्चर है, क्योंकि इस प्रश्न एक छोटा सा है, बहुत सीधा सा है, लेकिन मेरा अनुभव है कि इस पर बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता है, क्योंकि कई संदर्भों में कई बार विभिन्न प्रकार के प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं अधिवक्ताओं के द्वारा ही। इसलिए मैं उन सभी प्रश्नों के परिप्रेक्ष्य में जो पहले पूछे गए हैं, उसी के आलोक में मैंने ये उचित समझा कि आप एक संपूर्ण रूपेण एक व्याख्यान प्लेंट के राइटिंग के संबंध में दिया जाए, ताकि सभी अधिवक्ता लोग लाभान्वित हो सके, और ख़ास करके नए अधिवक्ता। और चूँकि एक नए अधिवक्ता का ही अनुरोध है और ये अधिवक्ता सिविल कोर्ट तेघड़ा से आए हैं, तो मेरा फोकस इसलिए है क्योंकि हमको पर्सनल नॉलेज है। जहाँ जहाँ नया नया सब डिवीजन बना है और नया सब डिवीजन में नया सिविल कोर्ट बना है, वहाँ पर पुराना बार नहीं है। जो भी बार के मेंबर हैं या अधिवक्तागण हैं, सब नए लोग हैं, जूनियर लोग ही हैं ज़्यादातर। कुछ पुराने अधिवक्ता जो जिला में प्रैक्टिस करते थे, वो लोग वहाँ पर कुछ उसमें से आए हैं, शिफ्ट किए अपना प्रैक्टिस। या तो कुछ सप्ताह में 1-2 दिन आते जाते हैं, कोई महीना में 1-2 दिन आते जाते हैं, या कोई है बहस करके आते हैं, बहस करके केस करके चले जाते हैं जिला में। तो इसलिए बार में सीनियर अधिवक्ता या जानकार अधिवक्ता की कमी है। इसका फीडबैक हमको मिलता है जुडिशियल ऑफिसर्स लोग जो वैसे इलाके में पोस्टेड हैं, जहाँ जहाँ नया नया सिविल कोर्ट बना है, और वहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर लोग पोस्टेड हैं, उनको जब कोई प्रॉब्लम आता है और बार से असिस्टेंस चाहते हैं, बार का असिस्टेंस नहीं मिलता है, यानी कि जो अधिवक्ता महोदय उस केस में काम कर रहे हैं, वो अधिवक्ता महोदय
वो कानूनी पहलुओं को, बिंदुओं का समाधान नहीं बताते, या वहाँ पर अन्य उपस्थित अधिवक्ता जो है वहाँ बार में, उनमें से भी कोई उनको मदद नहीं कर पाते हैं, तब वैसे जुडिशियल अफसर जो प्रबुद्ध जुडिशियल अफसर है, जो न्याय करने के लिए तत्पर रहते हैं कि न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, वो लोग ये जानना चाहते हैं कि सही कानून में वस्तु स्थिति क्या है, व्हाट इज द लीगल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, ये जानने के लिए हमसे संपर्क करते हैं, फ़ोन के द्वारा डिस्कस करते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। तो इसीलिए हमको इस बात का अनुभव है कि अगर ये प्रश्न वैसे न्यायालय से आया है जहाँ पर नया सिविल कोड बना है और वहाँ का बार नया है, तो वकील लोग भी नए हैं, तो उनको अनुभव की कमी है। तो वकालत में 3 स्टेज होता है। एक खास करके सिविल में इम्पॉर्टेंट है, पहला स्टेज ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग। प्लीडिंग का ड्राफ्ट करना ड्राफ्टिंग का इम्पॉर्टेंट स्टेज है। तो धीरे धीरे ये कहीं पर लिखा हुआ कुछ नहीं है जिसको देख के पढ़ करके आदमी समझ जाएगा, और ये अनुभव से होता है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है, ज़्यादा प्लेट लिखने का, देखने का, पढ़ने का मौका मिलता है तो आता है, और किसी किसी वकील में स्किल डेवलप कर जाता है कि वो बढ़िया प्लेट बनाने लगते हैं। और दूसरा स्टेज आता है क्रॉस एग्जामिनेशन का ट्रायल कोर्ट में, चाहे वो सिविल का हो या क्रिमिनल का हो। सिविल में तो क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन क्रिमिनल ट्रायल में क्रॉस एग्जामिनेशन का बहुत रोल है। तो कुछ अधिवक्ता, उसका भी कहीं कोई पढ़ाई नहीं है, कोई लिखा हुआ नहीं है पेपर या कोई लॉ नहीं है जिससे कि पढ़ करके और क्रॉस एग्जामिनेशन करना सीख जाए, वो भी अनुभव से ही होता है। तो किसी किसी अधिवक्ता को अनुभव से काम करते करते ऐसा उनको अनुभव हो जाता है कि अच्छा जीरा करने लगते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि अमुक वकील का क्रॉस बहुत अच्छा होता है। और लास्ट जो स्टेज है, तीसरा स्टेज है, वो है आर्गूमेंट का, कि आर्गूमेंट भी बहस हुई है। जो बहस के लिए आर्गूमेंट कभी होगा बढ़िया जब अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी का ज्ञान होना चाहिए पूरा, और अंग्रेजी में करते हैं तो अंग्रेजी में पूरा ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ग्रामर का ज्ञान होना चाहिए, लैंग्वेज लिटरेचर दोनों का ज्ञान रहने से तब आपको लॉ का ज्ञान होना चाहिए। और लॉ का ज्ञान अगर है और जो केस में आप बहस कर रहे हैं उसका फैक्ट्स का भी आपको पूरा मालूम है, तब बढ़िया आप बहस कर सकते हैं। तो बहस का जो स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा है, इसमें लैंग्वेज लिटरेचर भी जानना है, लॉ भी जानना है, और जो केस में आप बहस कर रहे हैं केस के फैक्ट्स को भी पूरा जानना है, और फैक्ट्स को एसिमुलेट करके, लॉ फॉर्मुलेट करके, लॉ के फ्रेमवर्क में उस केस को ढाल करके बहस करना है। तो एक तरह से कुछ लोगों का मानना है कि बहस ही सबसे कड़ा स्टेज है किसी भी अधिवक्ता के लिए ट्रायल में। किसी का कहना है कि नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत डिफ़िकल्ट है, और किसी का कहना है कि ये ड्राफ्टिंग ही बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये अपना अपना नज़रिया है, कोई भी आसान नहीं है, सभी अनुभव से होता है और ज्ञान प्राप्त करने से होता है। इसलिए आज हम सबसे पहले मुकेश मिश्रा जी जरूर सुन रहे होंगे, अधिवक्ता महोदय से ही मुखातिब होता हूँ और उनको मैं ये इंगित करता हूँ, पॉइंट आउट करता हूँ कि देखिए, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न करने का तरीका तो ठीक है आपका, लेकिन ज्ञान की कमी, अनुभव की कमी से आपका प्रश्न गलत है। गलत इन दी सेंस कि आपने प्रॉपर वर्ड का यूज नहीं किया है। जैसे कि हाउ टू राइट ए सिविल प्लेट, तो यहाँ पर राइट जो वर्ड यूज हुआ है वो प्रॉपर नहीं है। गलत तो नहीं कर सकते आप, साधारण राइट का माने होता है लिखना, तो आपका कहने का तात्पर्य तो हम समझ गए कि प्लेट कैसे लिखा जाए। जनरली राइट शब्द उपयोग होता है चिट्ठी वगैरह लिखने में, या कहीं एप्लीकेशन दे रहे हैं, दरखास्त दे रहे हैं, तो वहाँ पर राइट ए लेटर, राइट ए एप्लीकेशन वहाँ होता है। और प्लेट के संदर्भ में वर्ड जो यूज होता है प्रॉपर, वो ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट करना मतलब प्लेट का प्रारूप बनाना। ड्राफ्ट का मतलब प्रारूप ही होता है, प्रारूप तैयार करना। तो होना चाहिए आपका पास हाउ टू राइट ए सिविल प्लेट। अब यहाँ पर जो आप सिविल लिख दिए हैं ये भी मिसनोमर है और ये भी गलत है, प्रॉपर नहीं है। प्लेट जब भी होता है सिविल में ही होता है, क्रिमिनल में कोई प्लेट नहीं होता। इससे लिखने से ही कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपने सिविल प्लेट के बारे में पूछा, इसका मतलब क्रिमिनल प्लेट भी होता है। तो क्रिमिनल में प्लेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। पूरे CRPC में देखिएगा तो कहीं पर प्लेट वर्ड आपको नहीं मिलेगा। सिविल का सिविल प्रोसीड्यूर कोड है
सिविल प्रोसीजर को डील करता है, सीपीसी जिसको कहते हैं, उसमें आपको प्लेंट मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपका क्वेश्चन को करेक्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन को वकील के रूप में जो क्वेश्चन पूछना चाहिए था आपको, वो पूछना चाहिए हाउ टू ड्राफ्ट ए प्लेंट। हाउ टू ड्राफ्ट ए प्लेंट, कैसे ड्राफ्ट किया जाए, ये बड़ा कठिन है सवाल, और इसका एक लाइन में उत्तर देना मुश्किल है। इसलिए हम आप लोगों के ज्ञानवर्धन के लिए कुछ विस्तृत इस पर व्याख्या करेंगे ताकि आपको जानकारी हो। तो सबसे पहले तो आप ही समझ गए प्रॉपर वर्ड क्या है। ड्राफ्ट होना चाहिए और सिविल प्लेंट नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्लेंट होना चाहिए। और प्लेंट समझ गए, प्लेंट का मतलब हो गया भाषा पत्र, वाद पत्र, अर्जी या सवाल, नालसी भी कहीं बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि प्लेंट हम लोग क्यों ड्राफ्ट करते हैं, प्लेंट की आवश्यकता क्यों है, प्लेंट ड्राफ्ट करने की आवश्यकता क्यों है। तो जब कोई भी सिविल सूट फाइल होता है तो फाइल करने का तरीका ही है, कानून में लिखा हुआ है कि सूट शैल बी फाइल बाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, यानी कि कोई प्लेंट बना करके प्रेजेंट किया जाएगा जो प्रॉपर कोर्ट है, तो वो माना जाएगा कि सूट फाइल हो गया। सूट फाइल करने का तरीका कि प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट अभी कहाँ लिखा हुआ है, अभी क्वेश्चन उठता है तो उसके लिए सीपीसी में ही प्रावधान है, सेक्शन 26 सीपीसी। अगर आप लोग के पास किताब है, अब श्रोता लोग, अधिवक्ता लोग सुन रहे हैं, तो सीपीसी कम से कम निकाल के रखिए ताकि बीच बीच में हम प्रोविजन को भी पढ़ देंगे। तो अभी आपके सामने हम ऑर्डर 26 पढ़ते, सेक्शन 26 पढ़ते हैं, सॉरी, सेक्शन 26 पढ़िए। सेक्शन 26 कहता है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed। उसके बाद उसका दूसरा सब क्लाउज है एवरी प्लेंट फैक्ट शैल बी प्रूफ बाई एफिडेविट, ये अलग मैटर है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्लेंट की आवश्यकता क्यों है, इसलिए आवश्यकता है कि हमको सूट फाइल करना है। और सूट क्यों फाइल करने की आवश्यकता होती है, ये तो किसी का सिविल राइट अगर है, प्रॉपर्टी राइट है, उसको इन्फ्रिंज हो रहा है, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो ब्रीच हो रहा है और उसको कुछ प्राप्त करना है, तो वो कोर्ट में सूट फाइल करता है। तो जो सिविल कोर्ट में सूट फाइल होता है वो सूट कहलाता है सूट ऑफ सिविल नेचर, सिविल नेचर का ही सूट होता है। और उसका प्रावधान कहाँ है, सेक्शन 9 सीपीसी। तो जितना भी सिविल सूट होता है वो सेक्शन 9 के तहत होता है, क्योंकि उसका नेचर है। तो सेक्शन 9 क्या कहता है, सिविल कोर्ट को ही एकमात्र जुडिक्शन देता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 एक बार देखिए, कोर्ट टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड, सभी प्रकार के सिविल सूट को ट्राई करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। अपवाद है कि अगर कोई सूट बार्ड है किसी लॉ से, सिविल कोर्ट का जुडिक्शन अगर बार्ड कर दिया, कोई ऐसा लॉ है जिसमें कहता है कि इस तरह का कोई मामला सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा, तब वो सिविल कोर्ट में सूट नहीं जाएगा। तो सेक्शन 9 को एक बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। अभी सभी अधिवक्ता लोग को कहेंगे कि आप किताब निकाल लीजिए और मेरे साथ उसको पढ़िए। हम सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 9 सीपीसी कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड, द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट। इसका मतलब यहाँ पर सीपीसी में और भी जो प्रावधान है सूट से संबंधित, उसके साथ ले करके चलते हुए, उस सब्जेक्ट टू दी उसके साथ साथ शैल हैव जुडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी दी कोर्ट, कोर्ट का मतलब जो सिविल कोर्ट है, कोर्ट को सभी सिविल सूट को, जितना भी सूट है जो सिविल नेचर का है, ट्राई करने का अधिकार है। कैसे करने का है, वही सब्जेक्ट टू दी प्रोविजंस हियर इन कंटेंट। बाकी जो सूट से संबंधित इस सीपीसी में प्रावधान दिया हुआ है उसके आलोक में और उसको साथ चलते हुए उसको ट्राई करने का अधिकार है, मतलब उसको निर्णय करने का अधिकार है, ट्राई करने का अधिकार है। ट्राई करने का मतलब उसका जांच परख करेगा और तब अंत में जाके निर्णय देगा। अब उसमें कहता है एक्सेप्शन है, एक्सेप्टिंग सूट ऑफ हिज देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। अगर किसी ऐसे कानून से एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार कर दिया गया हो सिविल कोर्ट का जुडिक्शन,
तो ऐसा सूट है जो सिविल कोर्ट में नहीं फाइल होगा। तभी ये जान गए हम लोग कि प्लेंट की आवश्यकता क्यों है। प्लेंट की आवश्यकता है सूट फाइल करने के लिए, क्योंकि सेक्शन 26 कहता है कि सूट जो फाइल होगा बाई प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट ही फाइल होगा, और सेक्शन 9 कहता है कि कोई भी सिविल नेचर का सूट होगा तो वो ट्राई करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है, तो सिविल कोर्ट में ही फाइल होगा। तो ये अब हम लोग समझ गए। अब आइए प्लेंट कौन बनाई है। प्लेंट का तो माने समझ गए हम लोग, हिंदी उसका समझ गए वाद पत्र या भाषा पत्र। अब ये जानना होगा कि प्लेंट जो है कहीं पर डिफिनेशन इसका दिया हुआ है कि नहीं। तो सीपीसी में प्लेंट का कहीं डिफिनेशन नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं है। सीपीसी में परिभाषा वाला जो सेक्शन है सेक्शन 2 है, उसमें बहुत सा वर्ड का परिभाषा दिया हुआ है, लेकिन उसमें प्लेंट नहीं है। तो वहाँ पर क्या है, प्लीडिंग्स के बारे में कहा गया है सीपीसी में। तो प्लीडिंग्स को जानने के लिए आप देखिए ऑर्डर 6 रूल 1। ऑर्डर 6 रूल 1 एक तरह का डिफिनेशन नहीं है, लेकिन उसको डिनोट करता है कि प्लीडिंग का माने होता है प्लेंट और डब्ल्यूएस। डब्ल्यूएस का मतलब हुआ रिटेन स्टेटमेंट। रिटेन स्टेटमेंट को हिंदी में भाषा पत्र या उत्तर पत्र भी कहते हैं, तो या उर्दू में उसको बयान तहरीरी कहते हैं। जैसे प्लेंट को अर्जी कहते हैं उर्दू में, उसी तरह से डब्ल्यूएस को उर्दू में बयान तहरीरी कहते हैं। तो प्लेंट और डब्ल्यूएस ये दोनों प्लीडिंग के दायरे में आता है, दोनों प्लीडिंग कहलाता है। इसका प्रावधान है ऑर्डर 6 रूल 1 में। तो आपको प्लेंट बनाना है तो क्या क्या चीज़ देखना चाहिए और कितना चीज़ हमेशा देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार माइन्यूटली देख के पढ़ के समझ के याद रखने की आवश्यकता है, और उसको बार बार इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। तो जब कोई नया प्लेंट आप ड्राफ्ट कर रहे हैं और नया नया सवाल कर रहे हैं, नया नया आपको मौका मिला है, आपको अनुभव नहीं है, इसीलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी नोविस अधिवक्ता है जिनको प्लेंट ड्राफ्ट करने का मौका नहीं मिला है या उनको इसका अनुभव नहीं है या कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं इसमें हिचकिचाहट हो रही है, तो उनको क्या क्या जानना जरूरी है ड्राफ्टिंग के पहले। क्या क्या, जैसे कि भोजन बनाने के पहले आपको प्रोसीजर तो मालूम होना ही चाहिए कि भोजन बनाने का प्रोसीजर क्या है और कौन सा भोजन बनेगा, वो डिश जैसा है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल जमा करना पड़ेगा। तो पहले मटेरियल जमा करना पड़ेगा। तो उसी तरह से प्लेंट ड्राफ्ट करना है तो प्लेंट किसको कहते हैं, उसका प्रावधान कहाँ है और उसके लिए क्या क्या मटेरियल हमको जानना चाहिए और क्या क्या लीगल प्रोविज़न जानना चाहिए और क्या क्या मटेरियल हमको जमा करना होगा, ये सब पहले जानकारी आपको हो जाएगी। तब उसके बाद उसको इस्तेमाल कैसे करें ये बताएंगे, और जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लेंट तैयार हो जाएगा। और आप बार बार प्लेंट तैयार कीजिएगा और उसको पढ़िएगा, बार बार समझिएगा, तो आपको अनुभव हो जाएगा और सब प्रावधान याद हो जाएगा। एक बार माइंडली पढ़ लेने की बात है, 2 बार पढ़ लेने की बात है, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के इसी लेक्चर में आपके दिमाग में ऐसा बता दे कि बैठ जाए, एकदम प्रोग्रामिंग हो जाए और हर चीज़ आईना की तरह झलक जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, कभी पूछने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर कभी ज़रूरत होगा तो आप अपने सीनियर अधिवक्ता से पूछ करके डिस्कस करके समझ सकते हैं, या स्वयं किताब पढ़ करके समझ सकते हैं, या जैसे आप लोग प्रश्न करते हैं यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर, तो आप उस पर प्रश्न करके हमसे भी उसका निराधार पूछ सकते हैं और उसका निराकरण हम करते रहे और करते रहे। अब उसी ऑर्डर 6 को पढ़िएगा। आप लोग सभी अधिवक्तागण से अनुरोध है कि किताब सामने निकाल लीजिए और हम बोलते जा रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, साथ साथ पढ़ करके समझ लीजिएगा। तो ऑर्डर 6 रूल 1 में कहता है कि प्लीडिंग, और प्लीडिंग क्या है, तो प्लेंट एंड रिटेन स्टेटमेंट। तो इसको एक बार देख लीजिए, आसानी होगा। ऑर्डर 6 साथ साथ हम लोग पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्डर 6 रूल 1 कहता है कि हेडिंग शुरू होता है ऑर्डर 6 का प्लीडिंग्स जनरली। प्लीडिंग्स के बारे में इसमें बहुत सा प्रावधान है जो बाद में और जरूरत आपको पड़ेगा। अभी तो ड्राफ्टिंग के स्टेज में ही, आगे के स्टेज में और फिर बताएंगे अगले लेक्चर में। ये कहता है प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट। तो माने हो गया, डिफिनेशन तो नहीं है, माने बता दिया। प्लीडिंग का माने क्या हुआ, प्लेंट और रिटेन स्टेटमेंट।
अब इसका दूसरा जो रूल है वो भी मटेरियल है, रूल टू भी जानना चाहिए। क्या प्लीडिंग, अगर ये प्लेंट जो है प्लीडिंग है तो प्लीडिंग में क्या क्या रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी जानना है। तो कहता है रूल टू कहता है एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन, 2 बारी वर्ड लिखा गया है। लेजिस्लेचर लोगों ने काफ़ी सावधानी पूर्वक इसको इस्तेमाल किया है, एक ही शब्द को 2 बार दोहराया, इसको तो इम्फेसिस दिया गया। उसमें सिर्फ फैक्ट कंटेन एंड कंटेन ओनली ए स्टेटमेंट इन ए कंसाइज फॉर्म ऑफ द मटेरियल फैक्ट। तो जो मटेरियल फैक्ट्स है वो फैक्ट्स को शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में आपको स्टेट करना है प्लेंट में। उसमें कोई आर्गूमेंट नहीं देना है, उसमें लॉ नहीं देना है, जो आपका पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट है वो नहीं देना है। तो कंसाइज मतलब शॉर्ट में, जितना भी प्लेंट जितना छोटा हो और सारा मटेरियल फैक्ट उसमें आ जाए वो अच्छा प्लेंट माना जाता है। ऑन विच दी पार्टी प्लीडिंग रिलाई, तो कौन सा फैक्ट आप देख दीजिएगा जिस पर आप रिलाई करते हैं, जो फैक्ट आप कोर्ट के सामने रख करके और अपना रिलीफ मांगते हैं या आप उसमें दुआ करते हैं और कोई प्रेयर करते हैं और प्रेयर के हिसाब से आप चाहते हैं कि आपको कोर्ट का फैसला मिले, आपके साथ न्याय हो, आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है, आपका कोई प्रॉपर्टी हड़प लिया है या आपका बंटवारा नहीं हो रहा है या जो भी तरह का सिविल सूट होता है और उसमें जो आप रिलीफ चाहते हैं, तो उसके लिए जो मटेरियल फैक्ट है, मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब जो आधार है आपके क्लेम का, वो फैक्ट को शॉर्ट में लिखना है। और अगर आपका कोई दावा, खिलाफ पार्टी आपके ज़मीन पर दावा कर रहा है और उसका दावा गलत है, तो उसके दावा को आप अगर डिनाई करते हैं तो उसी में आप लिखिएगा कि उसका जो दावा है वो नाजायज़ है, गलत है। तो आपका जो डिनाई करते हैं वही फैक्ट दीजिएगा, और अगर आपका डिफेंस है कुछ तो वो भी उसी में दीजिएगा। बट एज द केस में बी बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव। तो क्या हुआ, एविडेंस जो होगा, सबूत है, इसमें नहीं लिखना है। जो सबूत आप पेश कीजिएगा बाद में केस को साबित करने के लिए, उसके बारे में नहीं लिखना है। और आर्गूमेंट है जो नहीं लिखना है, लॉ नहीं लिखना है, फैक्ट लिखना है और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखना है, जिस पर आप रिलाई करते हैं या जिस पर आप डिफेंड करते हैं अपने क्लेम को, तो वैसा फैक्ट आपको इसमें देना है, कंसाइज फॉर्म में देना है। तो ये जब प्लेंट ड्राफ्ट कर रहे हैं तो प्लेंट का मतलब हुआ प्लीडिंग। तो प्लीडिंग में ऑर्डर 6 रूल 2 कहता है कि मटेरियल फैक्ट्स देना है, नॉट एविडेंस देना है। उसके बाद फिर आगे क्या कहता है, कैसे होगा प्लीडिंग। सब क्लॉज 2, रूल 2 का सब क्लॉज 2 फिर इम्पॉर्टेंट है। एवरी प्लीडिंग शैल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कंसेक्यूटिवली, ईच एलिगेशन बीइंग सो फार एज इज कन्वीनियंट कंटेंट इन ए सेपरेट पैराग्राफ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, प्लेंट जरूर देखा होगा, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, नए अधिवक्ता भी है वो भी कहीं न कहीं प्लेंट जरूर देखे होंगे, किन्हीं के साथ देखे होंगे, कोर्ट में देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो किसी अधिवक्ता के साथ काम करके देख लीजिए, उनसे मांग करके देख लीजिए या कोर्ट के रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो उसमें क्या कहता है कि प्लीडिंग कैसे होगा, तो पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि हमारा जो केस है वो 25 लाइन में हम केस अपना मटेरियल फैक्ट लिख दिए, तो A to Z 25 लाइन लगातार हम लिखते चले गए, ये तरीका नहीं लिखने का। तो कैसे पैराग्राफ में रहना चाहिए, 1 2 3 4 पैराग्राफ में। तो किस बात का पैराग्राफ होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो कैसे लिखना चाहिए, तो किसी एक पॉइंट पर जो बात बोल रहे हैं वो एक पारा में, फिर अगर उसी पॉइंट से संबंधित और बड़ी बात है तो दूसरा में, फिर और भी बात कुछ रह गई तो तीसरा पारा में। अगर कुछ दूसरा पॉइंट का बात है, उसमें कोई दूसरे डॉक्यूमेंट के बारे में है या दूसरा फैक्ट और जोड़ना है, बहुत तरह का फैक्ट है, तो जैसे वो पॉइंट्स आवेगा, जिस पॉइंट पर आप बात करना चाहते हैं वैसे ही पारा आप चेंज करिएगा। तो जैसे ही आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू पार्टिकुलर मैटर है तो वो एक पारा में, दूसरे मैटर पर आ गया दूसरे पारा में, उसके बाद आ गया तीसरे पारा में, पारा नंबर चेंज करने का भी तरीका बताया गया है रूल 2 सब क्लॉज 2 में। तो ऑर्डर 6 का रूल 1 देखिए, प्लीडिंग किसको कहते हैं, प्लेंट और WS को कहते हैं प्लीडिंग। ऑर्डर 6 रूल 2 देखिए, वो कहता है प्लीडिंग में क्या क्या रहना चाहिए, मटेरियल फैक्ट रहना चाहिए, एविडेंस नहीं रहना चाहिए। फिर रूल 2 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, वो कहता है कि
पैराग्राफ नंबर बटा हुआ चाहिए, लगातार नहीं होना चाहिए, एक ही पारा नहीं होना चाहिए, कई पैराग्राफ में होना चाहिए, छोटा छोटा पैराग्राफ होना चाहिए और उसका नंबरिंग होना चाहिए। और जो एलिगेशन एक पारा में है, अगर दूसरा एलिगेशन और लगा रहे हैं तो दूसरा पारा में होगा, या और तीसरा फैक्ट कह रहे हैं तो चौथा पारा में हो, या कोई डिफेंस कह रहे हैं तो पांचवा पारा में, अपनी सुविधा के अनुसार, ताकि पढ़ने और समझने में कोर्ट को भी आसानी हो और आपको भी केस प्लेस करने में आसानी हो। इसलिए ये रूल में ही ये नियमबद्ध कर दिया गया। सीपीसी में एक तरह से इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजन बना दिया गया। इसीलिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, यानी कि इसको आपको पालन करना, अनुपालन करना है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपका प्लेंट जो है अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं समझा जाएगा। उसके बाद फिर सब क्लॉज 3 क्या कहता है रूल 2 का, वो कहता है डेट्स, सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस इन प्लीडिंग इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका कुछ रुपया बाकी है किसी के यहाँ, या कोई रुपया आप क्लेम करते हैं, या कोई रुपया के बारे में जिक्र करते हैं कि हमने कोई जायदाद खरीदा, तो रुपया आप अंक में भी लिखेंगे और अक्षर में लिखेंगे, वर्ड में भी लिखेंगे और नंबर में भी लिखेंगे। उसी तरह से कोई घटना के बारे में लिखेंगे, किसी दिन कोई घटना हो गई, आपका ज़मीन पर कब्जा कर लिया, कोई इंक्रोच कर लिया, या कोई डॉक्यूमेंट किसी दिन आपने उसको एक्सक्यूट किया या मुदाले ने उसको एक्सक्यूट किया, जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, तो डेट लिखना है। तो वो डेट जो है आप लिखेंगे, जैसे 5 जनवरी 2020 लिखा, तो उसको अंक में तो लिख दिए, अक्षर में भी लिखना चाहिए। इसीलिए रूल 3 कहता है डेट्स, सम्स एंड नंबर्स शैल बी एक्सप्रेस इन ए प्लीडिंग इन फिगर एज वेल एज इन वर्ड्स। ये लिखने से क्या है, इसके पीछे कारण क्या है कि इसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं है। फिगर लिखने में, टाइप करने में कभी भूल चूक से गलती हो सकती है, वो कोई डिजिट गड़बड़ा सकता है, लेकिन वर्ड में रहेगा तो नहीं गड़बड़ाएगा। तो अगर वहाँ पर गलती भी है तो सही उसको पढ़ा जा सकता है या बाद में सुधार किया जाता है। और अगर कोई जाल बना रहा है, कोई बाद में प्लीडिंग में इंटरपोलेट कर रहा है, मान लिया आपने एक लिखा 1 तारीख को, कोई घटना हुआ 1 तारीख को, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में लिखा 1 जनवरी मान लिया लिखा। अब 1 के बगल में कोई आदमी आपके खिलाफ पार्टी जाल करना चाहे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो 1 के बगल में 1 और भर देगा तो 11 हो जाएगा, तो आपके केस से नहीं मेल खाएगा। लेकिन अगर वर्ड में लिखा गया रहेगा 1 जनवरी, तो वहाँ पर करने से इधर नहीं होगा, और इधर वर्ड में करेगा इंटरपोलेशन तो कटिंग हो जाएगा या राइटिंग बदल जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये सब सोच करके कानून बनाने वाले ने, लेजिस्लेचर ने इस सब का ख्याल रखा है और ये रूल में प्रावधान बना दिया गया। तो प्लेंट बनाने के पहले ये हम लोग को जानना है कि प्लेंट प्लीडिंग में आता है और उसका प्रावधान ऑर्डर 6 में है। ऑर्डर 6 का रूल 1, 2 और 2 का फिर सब रूल 2 और सब रूल 3, सब क्लॉज 3, ये सब जानकारी हमको देता है, जिससे ये पता चलता है कि प्लेंट में सिर्फ फैक्ट स्टेट करना है, एविडेंस स्टेट नहीं करना है, और भी कंसाइज में मटेरियल फैक्ट्स जिस पर हम रिलाई करते हैं या जिसको हम डिफेंड करते हैं, वो सब देना है। और उसके बाद हर फैक्ट्स का स्टेटमेंट जो है वो पैराग्राफ में डिवाइडेड होगा, और अगर डेट वगैरह होगा और अमाउंट अगर कोई क्लेम करेंगे तो उसको फिगर में और वर्ड में दोनों में लिखना होगा। ये जानकारी जब हो गई तो आपका ज्ञान, जो मूलभूत जानकारी है, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए इसके बाद जानिए कि अब प्लेंट का कंटेंट्स क्या रहेगा, प्लेंट में हम क्या क्या चीज़ लिखेंगे, प्लेंट में क्या क्या चीज़ लिखेंगे। तो इसके लिए यहीं पर हिंट दे दिया गया है। ऑर्डर 6 में रूल 3 है, वो कहता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग्स। एक तरह से सीपीसी में प्लीडिंग का फॉर्म दिया गया है कि प्लीडिंग कैसा होना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिमेन है या नमूना दिया हुआ है। वो फॉर्म को जितने भी नए अधिवक्ता हैं जो प्लेंट ड्राफ्ट करना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उससे उनको मदद मिलेगा। और उसको बार बार पढ़िए और गौर कीजिए कि किस तरह का, उसमें तरह तरह का सूट का फॉर्म दिया हुआ है। 1 से लेकर के 49 फॉर्म है। सीपीसी के लास्ट में अपेंडिक्स ए है। जब
पहले आप सीपीसी का 3 अरेंजमेंट है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन है, जो सेक्शन है जो कोर्ट को पावर और जुडिक्शन वेस्ट करता है हम किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। और ऑर्डर और रूल है, जो वो पावर कैसे कोर्ट एक्सरसाइज करेगा उसका प्रोसीजर बताता है। और तीसरा है जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में फॉर्म्स है, और वो तरह तरह का फॉर्म जो सिविल कोर्ट में यूज होता है उसका नमूना दिया हुआ है। उसी तरह से अपेंडिक्स ए में जो प्लीडिंग्स होगा, यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होगा, उसका फॉर्म दिया हुआ है, नमूना दिया हुआ है अलग अलग। तो फॉर्म अपेंडिक्स ए निकाल के देखिए, तो अपेंडिक्स ए में फॉर्म नंबर 1 से लेके 49 तरह का फॉर्म दिया हुआ है, यानी 49 प्रकार का नमूना है। तो अलग अलग सूट का वो नमूना दिया हुआ है, और जिस नेचर का सूट आपको बनाना है उसमें आप देखिए उस नेचर का वहाँ पर उसमें दिया हुआ है कि नमूना है कि नहीं। तो उस नमूना से आपको मदद मिलेगा। उसमें एक हिंट दिया हुआ है कि क्या क्या जरूरी है। अब कुछ ऐसा लाइन उसमें दिया हुआ है वो बहुत ज़रूरी है, वो देना है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं फॉर्म 47 है, फॉर्म 47 है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, अगर कोई व्यक्ति बयाना करा लेता है और बयाना कराने के बाद उसका जो बेचने वाला व्यक्ति है जो भाग जाता है या नहीं बेचता है और बयाना के आधार पर वो सेल डीड नहीं करता है, तो उस पर केस लाया जाता है। उसी को बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो उसमें लिखिएगा, फॉर्म में लिखा हुआ है फॉर्म 47 में, प्लेंटिफ इज विलिंग एंड रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसमें 2 वर्ड है, विलिंगनेस एंड रेडीनेस, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कितना विद्वान वकील है, अनुभवी वकील है, बहुत अच्छा प्लेन बनाया, सब फैक्ट्स लिख दिया, लेकिन अगर 2 शब्द नहीं लिखा, विलिंगनेस एंड रेडीनेस, तो वो प्लेंट फेल कर जाएगा। उसी तरह से बहुत सा तरह का जो प्लेंट है इसमें खास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और खास क्लाउज होना जरूरी है। वो फॉर्म के हिंट पढ़ने से 1 से 49 तक का जो फॉर्म है अपेंडिक्स ए में वो भी आप देखिएगा। तो आपको किस तरह का सूट फाइल करना है उससे आपको हिंट मिलेगा। तो एक तो ई जरूरी हो गया आपको। अब आइए कि तब प्लेंट, ये सब समझ गए कि प्लेंट में हमको प्लीडिंग्स देना है। प्लीडिंग्स मतलब हम जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, मटेरियल फैक्ट्स वो लिखना है, पैराग्राफ में देना है, और एविडेंस नहीं देना है, और एविडेंस के अलावा उसमें लॉ पॉइंट्स नहीं देना है, आर्गूमेंट वगैरह नहीं देना है। हमको सिर्फ पैराग्राफ नंबर देना है, अपना जो मटेरियल फैक्ट है जिस पर हम क्लेम करते हैं या डिफेंड करते हैं अपने केस को, और डिजिट्स और जो सम है, अमाउंट है और डेट है, वो डिजिट्स में भी रहेगा और वर्ड में भी रहेगा। ये सब जब जान गए तो उसके बाद हम फॉर्म ऑफ प्लीडिंग्स को देख लिए, अपेंडिक्स ए में चले गए तो कितने तरह का फॉर्मेट बना हुआ है नमूना वो हम जान गए। तब हम आएंगे अब प्लेंट के लिए प्रावधान कहाँ है और प्लेंट में क्या क्या रहना जरूरी है, ई भी सीपीसी में लिखा हुआ है। तो उसके लिए आप ऑर्डर 7 आइए, ऑर्डर 7 को एक बार जरूर पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। हम आपके साथ साथ पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़िए और बाद में भी इसको गौर से पढ़िएगा, तो आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी से पूछने का कि हमको प्लेंट में क्या चाहिए। तो प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 1 का हेड नोट कहता है पार्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लेंट, यानी प्लेंट में क्या क्या चीज़ रहेगा, क्या क्या चीज़ रहना चाहिए। तो यानी कि जो इसमें लिखा हुआ वो सब जरूरी है, अगर उसमें कोई कमी होगा तो प्लेंट में आपका कमी होगा और उसका फिर कंसिक्वेंसेस बाद में आपको देखना होगा। तो ये कहता है द प्लेंट शैल कंटेन द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। यहाँ पर वर्ड शैल जो है वो मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी का मतलब अगर उसको आप नहीं पूरा करते हैं तो वो आपका प्लेंट डिफेक्टिव होगा, प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, सूट आपका डिसमिस हो सकता है बाद में। तो क्या क्या चीज़ देना है, तो सबसे पहले देना है द नेम ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट। सबसे ऊपर में आप देखे होंगे कोर्ट का नाम दिया रहता है। दूसरा कहता है द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। जो केस करेगा मुद्दई, प्लेंटिफ, जो केस करने वाला व्यक्ति है वो प्लेंटिफ, हिंदी में उसको मुद्दई उर्दू में बोलते हैं और शुद्ध हिंदी में वादी कहते हैं। तो वादी का क्या क्या रहेगा, उसमें नाम रहेगा और उसका पूरा पता रहेगा और उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, पूरा विवरण, यानी कि उसका उम्र, उसके पिता का नाम और वह कहाँ का रहने वाला है, क्या व्यवसाय वगैरह है, इंडियन नेशनल है, ये सब उसके बारे में जिक्र है।
उसके बाद सी क्लाउज कहता है द नेम डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट सो फार एज दे कैन बी सर्टेन। तो जो प्रतिवादी होगा, जो डिफेंडेंट होगा, उसका भी नाम, उम्र, पिता का नाम, उसका पता, व्यवसाय वगैरह सब डिटेल में रहेगा, ये भी जरूरी है। अब डी तीसरा जो हुआ आपका, where the plaintiff or the defendant is a minor or a person of unsound mind, a statement to that way। देखिए, अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कोई आदमी माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, तो आप ही जानते हैं कि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर को कोई कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार नहीं है, और माइनर कोई काम लीगल वर्क नहीं कर सकता है, तो माइनर को सूट फाइल करने का अधिकार नहीं, और न माइनर के विरुद्ध विपक्ष में सूट फाइल किया जा सकता है, माइनर के खिलाफ में सूट फाइल नहीं किया। उसी तरह से जो अनसाउंड माइंड का है, पागल आदमी है, वो उसके अगेंस्ट में भी या उसके तरफ से केस नहीं फाइल हो सकता है। तो उसके लिए सीपीसी में आगे प्रावधान बना हुआ है, वो प्रावधान देखिएगा, वो प्रावधान के हिसाब से उसमें कहना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति जिसके तरफ से सूट फाइल हो रहे हैं, मान लिए कि 2 आदमी है, 3 आदमी है, उसमें से कौन माइनर है या कौन पागल है। उसी तरह से 3-4 वो डिफेंडेंट है, उसमें से कौन माइनर है, कौन पागल है। या अगर एक ही माइनर है या एक ही पागल है, तो भी उसमें लिखना पड़ेगा तो कौन उसके तरफ से केस फाइल करेगा, तो उसका प्रावधान देखना पड़ेगा। वो नेचुरल गार्जियन जो उसका होगा और नेक्स्ट फ्रेंड होगा, उस फाइल कर सकता है, उसका प्रावधान सीपीसी में आगे एक चैप्टर है, सूट बाई एंड अगेंस्ट माइनर और इंडिजेंट पर्सन करके चैप्टर है, उस चैप्टर को देखिएगा, उसमें जा कर के आपको मिलेगा कि कौन फाइल कर सकता है। तो माइनर का उसका गार्जियन, नेचुरल गार्जियन या कोर्ट से बहाल किया हुआ गार्जियन हो, या नेक्स्ट फ्रेंड के रूप में कोई भी व्यक्ति जो उसके साथ बैर नहीं रखता हो, जो उसका हितैषी हो, वो सूट फाइल कर सकता है उसके फायदे के लिए। तो ये प्लेंट में ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद है क्लाउज ई, द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द काउज ऑफ एक्शन वेन इट अरोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा फैक्ट्स आपको देना पड़ेगा। तो पूरा फैक्ट्स का मतलब फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द काउज ऑफ एक्शन। अब काउज ऑफ एक्शन यहाँ पर तो डिफाइन किया हुआ नहीं है, अब पूरे सीपीसी में कहीं काउज ऑफ एक्शन नहीं डिफाइन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में काउज ऑफ एक्शन को डिफाइन किया है, जिसको हाई कोर्ट भी मानती है और सभी कोर्ट्स मानता है, और सभी कोर्ट पुराने लोग जो है जानते हैं, वकील लोग जानते हैं। तो नए वकीलों के लिए बता सकते हैं, आप प्लेंट में देखिएगा, हर प्लेंट में एक पारा लिखा रहता है, काउज ऑफ एक्शन एरोज ऑन सच एंड सच डेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाद मूल और उर्दू में बोलते हैं तारीख जहूर बुनाइदावी। काउज ऑफ एक्शन को उर्दू में बोलते हैं तारीख जहूर बुनाइदावी, डेट ऑफ काउज। सीधा काउज ऑफ एक्शन का माने हुआ जहूर बुनाइदावी है, डेट ऑफ काउज ऑफ एक्शन हुआ तारीख जहूर बुनाइदावी। शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं बाद मूल, काउज ऑफ एक्शन बाद मूल। लेकिन ये बाद मूल कोई एक तारीख, निश्चित तारीख नहीं है जिस दिन ये कस्टमरी है, ये लिखने का प्लेंट में तरीका है कि काउज ऑफ एक्शन दिनांक इतना को उत्पन्न हुआ है ना, बाद मूल दिनांक इतना को उत्पन्न हुआ। काउज ऑफ एक्शन एरोज ऑन 5 अगस्त 1925, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो प्लेंट में देखे होंगे लिखा रहता है, ये कस्टमरी है। लेकिन वो सिर्फ लिख देना ही काउज ऑफ एक्शन है। काउज ऑफ एक्शन का मतलब हुआ कि आप जो अपना दावा पेश कर रहे हैं, वो दावा किस फैक्ट पर आप पेश कर रहे हैं और किस फैक्ट के आधार पर, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका क्लेम बनता है। आपको क्लेम करने का अधिकार है और रिलीफ लेने का अधिकार है। ये सारा फैक्ट उसको बोलते हैं राइट टू सू। आपको राइट टू सू कैसे हुआ, आपको केस करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ, वो सब फैक्ट्स जो बोलिएगा, सब फैक्ट्स मिला करके काउज ऑफ एक्शन बनता है। तो इसलिए वो सब फैक्ट्स देना जरूरी है। फैक्ट शोइंग दी, अब उसके बाद फिर देना होगा ऐसा फैक्ट शोइंग दैट दी कोर्ट है जुडिक्शन। कोर्ट को जुडिक्शन है, ये भी उसमें लिखना पड़ेगा। जिस कोर्ट में आप केस कर रहे हैं उसमें देना पड़ेगा कि आपके कोर्ट को जुडिक्शन है ये केस डिसाइड करने का। उसके बाद रहेगा फिर रिलीफ विच द प्लेंटिफ क्लेम। आप क्या रिलीफ चाहते हैं, आप कोर्ट से क्या प्रार्थना करते हैं, आप कौन सा अनुतोष पाना चाहते हैं। रिलीफ का मतलब अनुतोष, और हिंदी में उसको प्रतिकार भी बोलते हैं।
और ऐसे अंग्रेजी में उसको रिलीफ बोलते हैं, और उर्दू में बोलते हैं उसको दादरसी। दादरसी, रिलीफ, प्रतिकार, या उसको अनुतोष भी बोलते हैं। तो जो आप मांगते हैं कोर्ट से वो आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद कहता है क्लाउज एच, कहता है वेयर द प्लेंटिफ हैज अलाउड ए सेट ऑफ और रिलिंक्विश्ड ए पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड बी रिलिंक्विश्ड एंड। तो अगर कोई रिलिंक्विशमेंट का है क्लेम, आपका कोई मनी क्लेम वगैरह है, या सेट ऑफ का है कि सट बट गया, तो उसके बारे में भी आप कितना को सेट ऑफ करते हैं, कितना को रिलिंक्विश करते हैं, ये भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद आई है जो लास्ट है, ए स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट फॉर द पर्पस ऑफ जुडिक्शन एंड ऑफ कोर्ट फी सो फार एज द केस एडमिट्स। इसका मतलब ही हुआ कि ऐसा स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट में दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट है, जिसके लिए आपने सूट लाया है, प्लेन जो ड्राफ्ट कर रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट मैटर है सूट का, वो आप लिखिएगा उसका कितना वैल्यू है। वो वैल्यू देने का दो मकसद है। वो वैल्यू देने से कोर्ट का जुडिक्शन पता चलेगा कि उस कोर्ट को जुडिक्शन है कि नहीं, और दूसरा मकसद है उसका कोर्ट फीस, कि उस वैल्यू पर कितना कोर्ट फीस देना होगा। तो भी आपको प्रिंट में लिखना होगा कि सूट का वैल्यू इतना है, उस पर इतना कोर्ट फीस लग रहा है, हम इतना कोर्ट फीस दे रहे हैं। तो इसलिए प्लीडिंग्स में आप समझ गए प्लेंट आता है, और प्लीडिंग्स बनाने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है, क्या क्या रहना जरूरी है, ये सब देख लिए। और जो कमी थी ऑर्डर 6 में, वो ऑर्डर 7 में आकर के पूरा हो गया। जब इतना आप जानकारी प्राप्त कर लिए, तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो फैक्ट आपको बताता है, और आपको सब फैक्ट्स बता करके कहता है कि हमारा केस फाइल कीजिए, तो आप बना सकते हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, आपके पास एक आदमी आता है, वो कहता है कि हमको ज़मीन का बंटवारा करना है, बंटवारा नहीं हो रहा है। तो बंटवारा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो घर के जो मालिक है, पिताजी हैं या दादाजी हैं या चाचा जी हैं या बड़ा भाई है, वो नहीं बांटते। तो हम बांटने के लिए कहे हैं तो नहीं बांटते। तब सवाल उठेगा कि आपका क्या नाम पता है, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उनका नाम पता क्या है, कौन करता है, घर के मालिक कौन है, और ज़मीन जायदाद जिसका बंटवारा करना है कहाँ है, उसका पूरा डिटेल, खाता खसरा क्या है, चौहद्दी क्या है, मकान दुकान क्या है, नकदी क्या है, चल संपत्ति क्या है। तो ये सारा विवरण आपको क्लाइंट बताएगा। तो उसके आधार पर ये प्लीडिंग जब आप समझ गए, प्लेंट पर ऑर्डर 7 समझ गए कि प्लीडिंग्स का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो फैक्ट्स तो आपको क्लाइंट देगा, उससे संबंधित उसके पास कोई कागजात होगा तो कागजात देगा। तो आप उसके आधार पर सारा फैक्ट्स बनाएंगे, अपना क्लेम बनाएंगे, तो आप प्लेंट बना सकते हैं। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर आपके पास आया, वो कहेगा कि देखिए ये प्लॉट मेरा खरीदारी ज़मीन है, ये मेरा सेल डीड है, इस पर अमुक व्यक्ति ने अमुक तारीख को कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती, तो उसको वहाँ से बेदखल करने के लिए केस फाइल कीजिए। तो आप उसका कागज़ देखिएगा, उसका कौन सा डॉक्यूमेंट है, किससे खरीदा है, उसका कौन सा लैंड है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, वो कौन तारीख को बताया कि उसने कब्जा किया, किस तरह से कब्जा किया, वो कब्जा करने के बाद इसने क्या एक्शन लिया, पुलिस को इन्फॉर्म किया नहीं किया, कब्जा करने वक्त इसने रोका कि नहीं रोका, कोई झगड़ा हुआ तो उसका कहीं पुलिस में रिपोर्ट हुआ नहीं हुआ, बहुत सारा फैक्ट्स है, ये सब वो बताएगा कराई। तो वकील को प्लेन ड्राफ्ट करने के लिए मटेरियल चाहिए। जैसे कि कुक, कोई खाना बनाने वाला कुक है, बहुत बढ़िया है, तो उसको जितना बढ़िया मटेरियल दीजिएगा उतना बढ़िया वो खाना बनाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई रसोइया को आपने इंगेज किया, बहुत नामी रसोइया, और उसको कहिए कि आप पुलाव बना दीजिए, तो पुलाव बनाने के लिए वो आपको लिस्ट देगा कि क्या क्या मटेरियल चाहिए। उसके लिए शुद्ध घी चाहिए, बासमती चावल चाहिए, पुराना जितना बढ़िया होगा बासमती पुराना, उसका पुलाव बढ़िया होगा, ड्राई फ्रूट्स चाहिए, केसर कसूरी चाहिए। तो जितना उसमें मटेरियल दीजिएगा उतना बढ़िया वो पुलाव बनाए। अगर वो मटेरियल नहीं दे के आप उसको डालडा दे दिए, वनस्पति घी दे दिए, या रिफाइंड ऑयल दे दिए और मोटा चावल दे दिए, तो कितना बढ़िया कुक है तो बढ़िया पुलाव नहीं बनेगा। तो वकील का काम जस्ट लाइक ए कुक है। मटेरियल जो प्रोवाइड करता है वो क्लाइंट करता है, क्लाइंट आपको सारा मटेरियल देगा और वो मटेरियल क्लाइंट से मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट उतना जानकार और पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपने मन से सारा मटेरियल नहीं देता है। इसलिए लोअर कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में वकीलों का काम जो है बहुत डिफ़िकल्ट है।
डिफिकल्ट इस माने में हम बराबर ऐसे बोलते हैं और बताते हैं लोगों को लेक्चर में भी और बातचीत के क्रम में भी, कहीं डिस्कशन में भी, कि मौकिल से पैसा लेना आसान है। जैसे आप बोलिएगा कि मेरा इतना फीस है, मौकिल जानता है, मौकिल को काम लेना है और आपको वो जानता है या आपको उसको विश्वास है, तो आपको फीस तुरंत दे देगा। लेकिन मौकिल के पेट से बात निकालना बहुत डिफिकल्ट, इसलिए कि बहुत सा बात वो नहीं जानता है, वो आपको नहीं बताता। और कुछ बात वो जानता है और किस बात की क्या रिलीवेंसी है, वो बात वो आपको नहीं बता पाता है, किसी कारणवश अज्ञानतावश नहीं बता। उसी तरह से उसके पास बहुत सा कागजात है, कुछ कागजात लेके आता है, कुछ कागजात नहीं याद रहता है, छूट जाता है, या कुछ कागजात के बारे में उसको जानकारी नहीं है या समझ नहीं है, तो इसलिए वो आधा अधूरा फैक्ट्स आपके सामने आता है। तो जब प्लेंट बनाने का समय आए तो क्लाइंट से पूरा फैक्ट्स डिस्कस करना चाहिए और उसका आधार जानना चाहिए, उसके क्लेम का आधार क्या है और जिस पर वो केस कर रहा है उसका क्लेम क्या है, उसका क्या आधार है, और दोनों में तुलना करना चाहिए कि इसका क्लेम कानून के हिसाब से सही है तो उसको सही राय देना चाहिए, तब उसका प्लेंट बनाना चाहिए। तब आप ये जान गए, प्लेंट का जुरिडिक्शन समझ गए, जुरिडिक्शन के लिए भी लिखना है और कोर्ट फीस के लिए लिखना है। तब इससे क्या पता चलता है कि अब कोर्ट का जुरिडिक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे। तब फिर नया प्रॉब्लम आ गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 15 सीपीसी। सेक्शन 15 सीपीसी कहता है कि एवरी सूट इज टू बी फाइल्ड बिफोर दी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। अब सेक्शन 15 देखिए, सेक्शन 15 पढ़िए, वर्ड बाय वर्ड समझिए और तब उसका माने समझाते हैं क्या कहता है। सेक्शन 15 कहता है कोर्ट इन भी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड। तो आपको प्लेंट बनाए हैं तो प्लेंट बनाने का उद्देश्य क्या है कि आपको सूट इंस्टीट्यूट करना है। तो कौन कोर्ट में इंस्टीट्यूट करना है ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी के लिए आपको देखना होगा सेक्शन 15। ये चैप्टर शुरू होता है प्लेस ऑफ सुइंग। ये आगे इसके बारे में और जुरिडिक्शन के बारे में और भी सेक्शन है, सेक्शन 15 से लेकर के 21 तक जुरिडिक्शन के बारे में बताता है। तो सेक्शन 15 सबसे पहले जानना है। ये कहता है एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड in the court of the lowest grade competent to try it। तो सबसे पहले क्या हुआ, वो कोर्ट लोएस्ट ग्रेड का होना चाहिए और साथ साथ कम्पिटेंट भी होना चाहिए टू ट्राई करने के लिए। तो लोएस्ट ग्रेड का मतलब क्या हुआ, किस ग्रेड में लोएस्ट होना चाहिए। तो ये कहता है इस पिक्यूनरी के सेंस में होना चाहिए। पिक्यूनरी मतलब रुपया पैसा से संबंधित, यानी कि उसका पिक्यूनरी जुरिडिक्शन देखना होगा। जिस कोर्ट में हम केस फाइल करने जा रहे हैं वो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के हिसाब से वो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट है कि नहीं है। और दूसरा है जुरिडिक्शन, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन माने स्थान के हिसाब से। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको प्लेंट बनाना है और सूट लैंड जो है वो बेगूसराय में स्थित है, ठीक है, बेगूसराय टाउन में है, और तेघड़ा में आपके पास वो क्लाइंट चला गया कि हमको सूट फाइल करना है, प्लेंट बनाइए। तो आप तेघड़ा सिविल कोर्ट में तो नहीं फाइल करेंगे। तेघड़ा में किस कोर्ट में फाइल होगा पहले ही डिसाइड कीजिएगा। तो लोएस्ट ग्रेड का कोर्ट होगा, उसका वैल्यू क्या है ज़मीन का, मान लीजिए वो ज़मीन का वैल्यू बताएगा। तो पहले आपको वैल्यू जानना होगा। वैल्यू जानने के लिए पिक्यूनरी जुरिडिक्शन कहाँ से मिलेगा और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कहाँ से मिलेगा, ये दोनों जानने के लिए आपको जानना चाहिए। एक कानून है, सभी अधिवक्ता लोग नोट कर लीजिए और इसको जरूर एक अपने पास रखिए। सीपीसी के अलावे और कौन कौन किताब की आवश्यकता है जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। उसका नाम है बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट 1887। इसको शॉर्ट में सिविल कोर्ट एक्ट भी बोलते हैं। इसी एक्ट के तहत सिविल कोर्ट का कंस्टिट्यूशन हुआ है। सिविल कोर्ट का निर्माण भी इसी एक्ट के तहत हुआ है। तो इसी में पहले जो कोर्ट निर्माण हुआ वो परमानेंट कोर्ट बोलते थे, जिसमें कि केस फाइल होता था। तो कोर्ट सबसे छोटा कोर्ट मुंसिफ का होता था और उससे ऊपर का कोर्ट हुआ सब जज का, दोनों परमानेंट कोर्ट।
ये बहुत दिन तक के मुंसिफ और सब जज ही कहलाया, आप लोग सभी जानते थे। अगर ज़रूरत पड़ा, एक जगह मुंसिफ है किसी सब डिवीजन में, तो वहाँ पर और भी ज़रूरत पड़ा, केस बढ़ गया तो नया कोर्ट बनता था, उसको एडिशनल मुंसिफ बोलते थे। उसी तरह से सब जज का ज़रूरत पड़ा था एडिशनल सब जज। तो एक से ज़्यादा कोर्ट बनते रहता था, एबॉलिश होते रहता था ज़रूरत के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में या सब डिवीजन में। तो मुंसिफ के बाद एडिशनल मुंसिफ 1, 2, 3, 4 सब एक ज़माने में देखते थे। पटना में एडिशनल मुंसिफ 21-20 होते थे, गया में 18-20 एडिशनल मुंसिफ हुआ करते थे। बहुत से पुराने डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मुंसिफ होते थे। तो सब जज है कौन भाई है, जाओ। तो एडिशनल कोर्ट बनते रहता, उसी तरह से सब जज के बाद एडिशनल सब जज का कोर्ट होता। बाद में 2013 में जब अमेंडमेंट हो गया बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट, इसका डिजिग्नेशन चेंज हो गया। आप सभी लोग जानते हैं, मुंसिफ का हो गया सिविल जज जूनियर डिवीजन और सब जज का हो गया सिविल जज सीनियर डिवीजन। और अब एडिशनल करके नहीं होता है, अब जैसे एक से ज़्यादा जूनियर डिवीजन का जरूरत है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर पड़ जाता है। जैसे सीनियर डिवीजन सब जज सीनियर डिवीजन 1, 2, 3, 4, 5 हो जाता है। तो इस तरह से चलता है। तो अब इसमें देखना है कि पिक्यूनरी जुडिक्शन कितना है। तो आज का जुडिक्शन आपको बताते हैं, पुराना जुडिक्शन सब धीरे धीरे चेंज होते गया। जब शुरू एक्ट बना था तब मुंसिफ का जुडिक्शन ओरिजिनल जुडिक्शन 1000 ही था। 1000 से 2000 हुआ, 2000 से 5000 हुआ, बढ़ते बढ़ते हुआ, फिर 10,000 हुआ, 10,000 से 20,000 हुआ, 20,000 से 30,000 हुआ, 30,000 से 60,000। आज के तारीख में मुंसिफ का जुडिक्शन 1,50,000 है पिक्यूनरी जुडिक्शन, यानी कि 1,50,000 अगर किसी सूट का वैल्यू है तो उसका जो सूट फाइल होगा यानी कि प्लेंट फाइल होगा वो मुंसिफ कोर्ट में। और 1,50,000 से ज़्यादा अगर होगा तो वो सब जज में होगा, और वो अनलिमिटेड है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का होगा तो उसका होगा। अब मुंसिफ का जुडिक्शन कहाँ है? मुंसिफ का जुडिक्शन सब जज में, सबऑर्डिनेट किसी सब डिवीजन में मुंसिफ और सब जज का कोर्ट होता है। तो सब जज का जुडिक्शन पूरे सब डिवीजन में होता है, उसी तरह से मुंसिफ का भी जुडिक्शन पूरे सब डिवीजन होता है। कहीं कहीं ज़्यादा मुंसिफ हैं बड़े बड़े शहरों में, तो मुंसिफ का जुडिक्शन भी कुछ थाना तक सीमित रखा गया है। तो जैसा नोटिफिकेशन होगा, वो टेरिटोरियल जुडिक्शन है, वो हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन से डिसाइड होता है, और जैसी पोस्टिंग होता है वो नोटिफिकेशन के साथ रहता है इस क्षेत्र के लिए वो मुंसिफ। तो ये वहाँ पर स्थानीय लोगों को सबको पता रहता है, ऑफिस को भी पता रहता है कि मुंसिफ कोर्ट में कहाँ कहाँ। तो उसी तरह से अगर बेगूसराय टाउन में प्रॉपर्टी है और उसका आपको सूट फाइल करना है तो तेघड़ा में नहीं होगा, बेगूसराय में सब डिवीजन अलग है। बेगूसराय सब डिवीजन है तो बेगूसराय सब डिवीजन में वहाँ का जो सब जज है उसको जुडिक्शन है, या वहाँ के मुंसिफ को जुडिक्शन है, टेरिटोरियल जुडिक्शन, तो वहाँ का केस यहाँ नहीं हो सकता। तो ये कौन सा जमीन का और किस नेचर का केस है, इसको डिसाइड करने के लिए वो जुडिक्शन जो है टेरिटोरियल जुडिक्शन के लिए सेक्शन 16 से लेकर के 21 देखना पड़ेगा। सेक्शन 16 कहता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, तो अचल संपत्ति जहाँ पर है जिस कोर्ट के टेरिटोरियल जुडिक्शन के अंदर उसी कोर्ट में होगा। इसी में लिखा हुआ सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर्स, माने कि संपत्ति जो है सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है जिस कोर्ट के टेरिटोरियल लिमिट्स के अंदर आता है उसी कोर्ट में आता है। तो किस तरह सा वो सूट होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट होगा। सेक्शन 16 में ABCDEF सब क्लॉज लिखा हुआ है, तो आपको देखना होगा जो प्लेन बनाना होगा उसके किस क्लॉज में आपका आता है। अगर उसके किसी एक क्लॉज में आपका आता है तो उसी हिसाब से आप कोर्ट डिसाइड कीजिएगा। उसके अलावे भी 17 में है इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट है लेकिन कई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है, तब क्या होगा? जैसे मान लिए कि कुछ प्रॉपर्टी बेगूसराय में है, कुछ प्रॉपर्टी तेघड़ा में है, और प्लेंट में दोनों प्रॉपर्टी अगर दिया गया है तो दोनों प्रॉपर्टी का सूट दोनों में से कहीं जगह हो सकता है, मिला करके जुडिक्शन हो जाता है। ये कहता है वेयर ए सूट इज टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर रॉन्ग to immovable property situated within jurisdiction of different courts, the suit may be instituted in any court
within the local limits of whose jurisdiction any portion of the property is situated। ये सेक्शन 17 कहता है कि अगर दो कोर्ट के जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी है अलग अलग और दोनों के लिए सूट आया है, माने एक प्रॉपर्टी जो है बेगूसराय कोर्ट के जुरिडिक्शन का है, एक प्रॉपर्टी तेढ़ा के कोर्ट के जुरिडिक्शन का है, और दोनों प्रॉपर्टी सूट में अगर है तो तेघड़ा में भी सूट फाइल हो सकता है या बेगूसराय में भी हो सकता है, वो अपने सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 17 कहता है। अगर 18 कहता है कि जब लोकल लिमिट्स अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं कि किस जुरिडिक्शन में ये ज़मीन पड़ता है, तो अनसर्टेन जहाँ है उसके लिए सेक्शन 18 देखना होगा। अगर रॉन्ग के लिए कंपनसेशन का केस है तो 19 देखना होगा। इस तरह से अदर क्लेम है तो जहाँ पर काउज ऑफ एक्शन होता है, एराउज करता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, उसके हिसाब से सेक्शन 20 देखना होगा। तो ये जुरिडिक्शन के लिए आपको बंगाल, आगरा, आसाम सिविल कोर्ट एक्ट के साथ साथ CPC का सेक्शन आपको देखना होगा, 16 से लेकर 20 तक देखना होगा। तो इससे ही डिसाइड तब प्लेंट आप बना लिए, तब आपको जुरिडिक्शन आ गया। अब इसके अलावा भी फिर प्रॉब्लम होता है। बंगाल, आगरा सिविल कोर्ट एक्ट से जुरिडिक्शन हम लोग समझ गए, 1,50,000 समझ गए, और 1,50,000 से ऊपर हो गया तो समझ गए, और प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन। अब क्वेश्चन ही होता है कैसे सूट का वैल्यू करें, और वैल्यू करने के लिए क्या क्या देखना चाहिए। तो उसके लिए एक एक्ट है जो कम लोग देखते हैं, इसलिए उसका नाम आप लोग नोट कर लीजिए, उसको देखिएगा। उसका नाम है सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887। ये जानना जरूरी है, और हर व्यक्ति को, सिविल कोर्ट के प्रैक्टिशनर को, ये छोटा सा एक्ट है, रखना जरूरी है। और दूसरा एक्ट है कोर्ट फीस एक्ट, जिसके हिसाब से कोर्ट फीस लगेगा, और कोर्ट फी एक्ट के हिसाब से वैल्यूएशन भी तय होता है। तो कोर्ट फी एक्ट है 1870 का। तो सिंपल एक वैल्यूएशन का उदाहरण है, मान लीजिए कि आपने बंटवारा का मुकदमा किया, तो बंटवारा का मुकदमा में जितना ज़मीन है, अब जो प्रॉपर्टी है, सबका वैल्यू, मार्केट वैल्यू कोई ज़रूरी है, एक टेंटेटिव रीजनेबल वैल्यू दे देते हैं। मान लीजिए कि रीजनेबल वैल्यू हो गया 5 लाख रुपया, तो सूट का वैल्यू हो जाएगा 5 लाख रुपया। अब जब 5 लाख वैल्यू हो गया तो उसी के हिसाब से कोर्ट फीस दिया जाएगा। तो कोर्ट फीस देखने के लिए हमको कोर्ट फी एक्ट देखना होगा। तो कोर्ट फीस एक्ट के स्कीम के हिसाब से ये जानना जरूरी है कि 3 प्रकार का कोर्ट फीस होता है। एक कोर्ट फीस होता है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव कोर्ट फीस। अगर आपको सिर्फ डिक्लेरेशन का सूट है, अब टाइटल सिर्फ डिक्लेयर कराना चाहते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट को फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड डिक्लेयर कराना चाहते हैं, और कोई रिलीफ नहीं है, तो प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ भी हो, उससे सूट का वैल्यूएशन कुछ भी हो, लेकिन कोर्ट फीस उस पर डिक्लेरेटिव जो है वो फिक्स होता है 250 रुपया आज के तारीख में, डिक्लेरेटिव कोर्ट फीस। तो डिक्लेरेटिव कोर्ट फीस लगता है। दूसरा बंटवारा का भी होता है, तो बंटवारा करोड़ों का प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा का है, पार्टीशन सूट है, तो उसमें फिक्स कोर्ट फीस लगता है। वो फिक्स कोर्ट फी एक्ट देखिएगा, उसी में सब लिखा हुआ, उसी से हम बता रहे हैं। तो कोर्ट फीस एक्ट में 250 रुपया फिक्स है बंटवारा की। उसके अलावा तीसरा तरह का जो कोर्ट फी होता है उसको बोलते हैं एड वैलोरम कोर्ट फी। एड वैलोरम, ये लैटिन वर्ड है। एड वैलोरम को लोग गलत बोलते हैं, एड वोलरम बोल देते हैं। एड वोलरम नहीं होता, एड वैलोरम होता है। एड वैलोरम, एड वैलोरम का स्पेलिंग है ADVALOREM, एड वैलोरम। इसका सीधा माने हुआ एज पर वैल्यू। उसका चार्ट कोर्ट फीस एक्ट में दिया हुआ, याद रखने का जरूरत नहीं। वैल्यू के हिसाब से परसेंटेज फिक्स किया हुआ है, कानून में लिखा हुआ है। तो कोर्ट फी एक्ट में आपको एड वॉल्यूम कोर्ट फी का चार्ट है। तो मान लीजिए कि आपको 1 लाख सूट का वैल्यू आ गया, तो वो कोर्ट फी चार्ट देखना होगा, वो जितना परसेंट दिया हुआ है उसका, उसके हिसाब से 1,000 2,000 जो भी है वो आपको कोर्ट फीस लगेगा। और लास्ट में उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना लगेगा। मान लिया अनलिमिटेड वैल्यू का है, अरबों का वैल्यू है, करोड़ों का है, तो एड वॉल्यूम कोर्ट फी का लिमिट है, मैक्सिमम जो है वो 5 लाख रुपया है। 5 लाख से ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम कोर्ट फी 5 लाख बढ़ करके हो गया। लेकिन अभी जो है मैक्सिमम कोर्ट फी 5 लाख नहीं लग रहा है, अभी 50,000 रुपया ही लग रहा है, क्योंकि उसमें हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। इस पर मेरा लेक्चर पहले आया हुआ है, ज़रूरत होगा तो आप निकाल करके देखिएगा। कोर्ट फी एक्ट पर हमने जुडिशियल एकेडमी में जो लेक्चर दिया है वो जाना। तो ये तो हो गया, सारा चीज़ हम लोग समझ गए। अब कोर्ट फीस कैसे देते हैं,
प्लेंट जब फाइल करेंगे तो कोर्ट फीस देने का भी सवाल होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कोर्ट फी स्टैम्प के रूप में दिया जाता है। स्टैम्प दो तरह का होता है, जो कोर्ट फीस यानी कि न्याय शुल्क जिसको बोलते हैं, तो न्याय शुल्क के लिए जो कोर्ट फीस होता है उसको बोलते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प। और जो सेल डीड वगैरह, गिफ्ट डीड वगैरह जो रजिस्ट्री कचहरी में निबंधन के लिए या अन्य एग्रीमेंट वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो अदर देन जुडिशियल वर्क है, तो उसको नॉन जुडिशियल स्टैम्प बोलते हैं। एक ही तरह का दोनों में छपा हुआ था। ये गवर्नमेंट के जो जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस होता है, जहाँ पर नोट छपता है, वो नासिक से वहीं से छप के आता है और गवर्नमेंट ट्रेजरी के थ्रू इसका सप्लाई होता था पहले। और वहाँ पर स्टैम्प वेंडर लोग सिविल कोर्ट में या रजिस्ट्री ऑफिस में लाइसेंस स्टैम्प वेंडर लोग बेचते थे, या कोई भी पब्लिक डायरेक्ट रजिस्ट्री कराना हो, सेल डीड कराना हो, या सिविल कोर्ट में कोर्ट फीस देना हो, तो वो कोर्ट फीस स्टैम्प भी ट्रेजरी से चालान के द्वारा रुपया जमा करके खरीद सकता था, ये प्रावधान। लेकिन बाद में वो चेंज हो गया, उसमें जाली वाली तेलगी वाला केस हुआ था, जो जिसमें कि बहुत सा जाली कोर्ट फीस पकड़ाया था। तो उसके बाद वो छपना बंद हो गया। तब फ्रैंकिंग मशीन आया, उसके लिए रूल बना 2008 में। फ्रैंकिंग मशीन से कोर्ट फीस निकलने लगा, जुडिशियल कोर्ट फीस। वो मशीन में भी गड़बड़ी जो पाया गया तो फिर रूल नया बना। तब अब ई कोर्ट फीस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, आपके कंप्यूटराइज सिस्टम से। उसके लिए स्टैम्प वेंडर, लाइसेंस वेंडर बनाया गया है। हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, हर जगह वो स्टैम्प जो निकलता है कंप्यूटराइज निकलता है, उससे कोर्ट फीस लिया जाता है। उसमें भी लिखा रहता है जुडिशियल कोर्ट फीस। तो ये हुआ कि कोर्ट फीस किस रूप में देंगे। अब क्वेश्चन आया कि हम लोग प्लेंट बनाने के लिए सीपीसी का कई प्रावधान देखा और समझा। उसके बाद बंगाल, आगरा, असम सिविल कोर्ट एक्ट का प्रावधान देखा और समझा। उसके अलावा सूट वैल्यूएशन एक्ट के बारे में जान गए और कोर्ट फीस एक्ट के बारे में जान गए। कोर्ट फीस एक्ट में एक प्रावधान है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कहता है कि सूट का वैल्यूएशन जो हम करेंगे वो कभी कभी प्रॉपर्टी के आधार पर नहीं होता है, रिलीफ के आधार पर भी होता है। इसीलिए सूट वैल्यूएशन एक्ट में एक प्रावधान है कि अगर सूट में हम रिलीफ का वैल्यू किए हैं तो जो रिलीफ का वैल्यू है वही सूट का वैल्यू माना जाएगा। तो हम कब रिलीफ का वैल्यू करेंगे, कब सूट लैंड का वैल्यू करेंगे, ये जानना जरूरी है। इसको जानने के लिए कोर्ट फीस एक्ट का सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 देखना जरूरी है। और सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 में छोटा छोटा क्लॉज और है, ABCDEFGHI। उसमें तरह तरह का सूट के बारे में लिखा हुआ है। उस सेक्शन 7 सब क्लॉज 4 के सब क्लॉजेज A to I तक जितना तरह का नेचर ऑफ सूट है, उसमें प्लेंटिफ को लिबर्टी है कि वो अपना रिलीफ का वैल्यू करे। जैसे उदाहरण के लिए समझाते हैं कि हम 1 करोड़ के प्रॉपर्टी का सूट फाइल किए डिक्लेरेशन ऑफ टाइटिल और इंजंक्शन के लिए, कंसिक्वेंशियल रिलीफ के लिए। तो हम 1 करोड़ वैल्यू नहीं दिए सूट का, हमने वैल्यू दिया 1 लाख रुपया, हमने रिलीफ को वैल्यू किया। क्योंकि मेरा रिलीफ है सेक्शन 7(4) सब क्लॉज C में आता है, तो हम 1 लाख रुपया वैल्यू देंगे। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का सूट में 1 लाख रुपया ही वैल्यू माना जाएगा और 1 लाख वैल्यू पर ही हमको एड वॉलम कोर्ट, तो इसलिए कि वो प्लेंटिफ को लिबर्टी दिया गया है, स्टैट्यूट में ही प्रावधान बनाया गया है, यानी कि कोर्ट फीस एक्ट में। और अगर वही वैल्यू हमने दे दिया सूट का तो कोर्ट फी एक्ट उसको जस्टिफाई करता है कि वैल्यू गिवन फॉर रिलीफ शैल बी वैल्यू गिवन फॉर दी सूट, इंटायर सूट का वैल्यू माना जाएगा, तब आपका प्लेंट कंप्लीट हो गया। इसलिए कोर्ट फीस का भी ज्ञान जरूरी है कि कब फिक्स कोर्ट फीस लगेगा, कब एड वॉलम कोर्ट फीस लगेगा। अब कब एड वॉलम कोर्ट फीस में हम रिलीफ को वैल्यू करेंगे, कब सब्जेक्ट मैटर ऑफ इसको वैल्यू करेंगे। इसके बाद आपको अभी जानना जरूरी है कि प्लेंट हम कैसे बनाएंगे, प्लेंट किस लैंग्वेज में लिखे, तो उसके लिए कहाँ प्रावधान है और क्या जरूरी है। बहुत से लोग जो अंग्रेजी के जानकार हैं, इसलिए हमने शुरू में कहा था कि लैंग्वेज और लिटरेचर अगर है, आपको जानकारी है, तो आप अंग्रेजी में प्लेंट अच्छा लिख सकते हैं। और जिनको अंग्रेजी में लिखने का नहीं है तो घबराने की बात नहीं, वो शुद्ध हिंदी में भी लिख सकते हैं। आजकल क्या देखते हैं, लोअर कोर्ट में बहुत से नए वकील और कुछ पुराने वकील लोग भी न इंग्लिश शुद्ध लिख पाते हैं, न हिंदी शुद्ध लिख पाते हैं। और पहले से जो ट्रेडिशनल ड्राफ्टिंग चला आ रहा है,
सिविल कोड में स्क्रिप्ट तो देवनागरी ही रहता है, हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसी में रहता है, लेकिन उसमें सारा वर्ड उर्दू का ही रहता है। जैसे कि लिखा हुआ है, गरीब परमत सलामत गुजारिश फिर भी है कि मुद्दई का मुकदमा हाजा में जो अराजी तकरारी है उसके निस्बत इस तरह का वर्ड सब इस्तेमाल किया रहता है। अरबी फारसी वर्ड जो उर्दू में पहले प्रिंट बनता था उसको लोग इस्तेमाल करते थे, तो बहुत से लोग लिख देते हैं, उसका सही माने नहीं समझते, उसके वजह से गलती हो जाती है। और कभी कभी आजकल के प्रेजाइडिंग अफसर लोग, जजेज लोग जो आते हैं, उन लोग को भी, नए लोग हैं, उनको पूरा उर्दू का ज्ञान नहीं है, तो उन लोग को भी नहीं समझ में आता, उनसे भी गलती हो जाती है। कई बार, एक बार हाजीपुर का एक केस मेरे पास आया था, उसमें सब जज साहब जो उन्होंने फैसला किया था, बहुत अच्छा फैसला किया था और बहुत इंटेलिजेंट सब जज थे, लेकिन एक रिलीफ जो मांगा गया था वो रिलीफ उर्दू में लिखा हुआ था, वो नहीं समझ सके, और इसलिए उस रिलीफ से संबंधित उन्होंने इशू ही नहीं फ्रेम किया, तो अपील में वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। उसी बिंदु पर वो अपील से उनका जजमेंट सेट साइड होता, तो हमारे पास वो मौकिल आया अपील में बहस करने के लिए, तब उसको हम पूरा माइन्यूटली एग्जामिन किए, लेकिन सब जज साहब तेज थे और बहुत अच्छा लिखे थे जजमेंट, इसीलिए हम उस जजमेंट को बचा सके कि बिना इशू फ्रेम किए हुए उस इशू से संबंधित सारा मैटर डिस्कस था। तो कानून ऐसा कहता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने दिखाया, जिसके आधार पर हम अपील से भी मुकदमा जीत गए और सब जज साहब का फैसला बरकरार रहा। नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये कारण यही था कि वो सब जज साहब, बाद में हमसे बात हुई थी, उनसे भेंट हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उर्दू शब्द का माने ही हम समझ सके, इसलिए हम इसका इशू नहीं फ्रेम कर सके। तो ये सब होता है। तो अभी जानना जरूरी है कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या है, हमको किस चीज़ में लिखना चाहिए, इंग्लिश में लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। अब इसके लिए हमको क्या देखना चाहिए और क्या ज्ञान चाहिए, तो इसके लिए आपको एक किताब जरूर रखना चाहिए। हर सिविल में काम करने वाले, लोअर कोर्ट के हर वकील, क्रिमिनल में भी काम करने वाले वकील को सिविल कोर्ट रूल्स चाहिए। सिविल कोर्ट रूल्स का 2 पार्ट है, एक सिविल वाला है, एक क्रिमिनल का, 2 वॉल्यूम है। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों के अधिवक्ता को चाहिए। तो इसमें जितना चीज़ सिविल कोर्ट में होता है वो सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। तो अभी उतना डिटेल में हमारे पास समय नहीं है बताने का। अभी जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम अभी ये लेक्चर दे रहे हैं, हम मिश्रा जी का जो फरमाइश है, ये फरमाइशी लेक्चर है या स्पेशल लेक्चर कहिए, तो वो फरमाइशी लेक्चर के हिसाब से हम इतना ही बताएंगे कि आपको सिविल कोर्ट रूल्स भी देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब सिविल कोर्ट में अभी प्लेन से संबंधित क्या जरूरी है, तो आप नोट कर सकते हैं। रूल 13 देखिए, रूल 13 सिविल कोर्ट का रूल 13 देखिए और रूल 6 देखिए। तो सबसे पहले रूल 6 देखिए। रूल 6 क्या कहता है कि कोर्ट का लैंग्वेज क्या है, यानी कि सिविल कोर्ट में जो हम लोग लिखते हैं, लिख करके प्लीडिंग देते हैं, पिटिशन देते हैं, तो कहीं कानून में लिखा हुआ होगा ना कि कोर्ट का क्या लैंग्वेज होना चाहिए, जिसको कोर्ट लैंग्वेज क्या कहता है, तो वो लिखा हुआ है रूल 6 में ही। सिविल कोर्ट के रूल्स में रूल 6 में लिखा हुआ है कोर्ट का लैंग्वेज क्या है, तो वहाँ लिखा हुआ है देवनागरी हिंदी। आज के तारीख में ये कब से ही है, 11/8/1972 से। तो इसमें अंग्रेजी में लिखना जरूरी नहीं है, हिंदी ही है, लेकिन आप अंग्रेजी में लिखते हैं तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि कोर्ट के परमिशन से आप कोर्ट ले लेता है, एक्सेप्ट ले लेता है, तो इम्प्लाइडली समझिए कोर्ट आपको परमिट कर दिया। इसलिए बहुत से लोग समझते हैं कि अंग्रेजी लिखना जरूरी है, अंग्रेजी लिखना कोई ज़रूरी नहीं। अंग्रेजी में अगर कोर्ट ऑब्जेक्ट करे तो आपको नहीं भी ले सकता है, लेकिन वो लीव दे करके एक्सेप्ट कर लेता है। तो नॉर्मली आज के तारीख में धड़ल्ले से लोग अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो आप मान के चलिए। लेकिन आप ये जान लीजिए कि 11/8/1972 से देवनागरी हिंदी, जिसमें हम लोग लिखते हैं, हिंदी हुआ आपका लैंग्वेज, स्क्रिप्ट हुआ देवनागरी, तो हिंदी देवनागरी में ही प्लेंट बनता है। और अर्जी व्यांतरी जो भी प्लीडिंग्स लिखते हैं आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले 72 के पहले उर्दू, अंग्रेजी और बंगाली तीनों था, क्योंकि जानते हैं कि हमारा बंगाल प्रांत और बिहार सब एक ही था, और ख़ास करके 1955 के पहले बंगाली और उर्दू ही ज़्यादातर चलता था और अंग्रेजी चलता था उस ज़माने में, और 55 के पहले कैथी में भी होता था। उसके अलावा हैंड रिटन भी पहले चलता था। अब कैसे होना चाहिए ये भी लिखा हुआ है। अब रूल 13 कहता है
कि जो भी प्लेंट बनाइएगा, रूल 13, पहले तो आपको रूल 6 कहा कि कोर्ट का लैंग्वेज जो है देवनागरी है, लेकिन रूल 13 उसको रिलैक्स कर देता है, जिसके हिसाब से हम लोग इंग्लिश में भी दे रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है रूल 13 में कि लैंग्वेज ऑफ कोर्ट या इंग्लिश, तो ये रूल 13 में लिबर्टी दे दिया गया लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, यानी कि हिंदी या अंग्रेजी, यानी कि आप दोनों में प्लेंट दे सकते हैं। अब कैसे आप दे सकते हैं, पहले लिख करके हाथ का भी पड़ता था, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, टाइप रिटेन होना चाहिए जहाँ तक संभव हो, उसमें वर्ड लिखा हुआ है। तो आज के तारीख में टाइप, उस ज़माने में टाइप राइटर उतना अवेलेबल नहीं था, हर आदमी के पास नहीं था, हर छोटे जगह में नहीं था, तो इसलिए वहाँ पर हैंड रिटेन भी एक्सेप्ट होता था। लेकिन आज वो सवाल नहीं, परिस्थिति बदली। उसके बाद अब कैसा कागज़ पर टाइप होना चाहिए, इसके बारे में भी रूल 14 कहता है। उसको बोलते हैं फुल एस्केप वाटर मार्क पेपर, जिसको प्लेन डेमी पेपर बोलते हैं। उस ज़माने में वो पेपर ट्रेजरी से, जहाँ से स्टैंप होता है वहीं से आता था, गवर्नमेंट सप्लाई होता था, आजकल वो बंद हो गया, इसलिए उसका नाम था डेमी पेपर। डेमी पेपर, हिंदी में उसको पहिया पेपर बोलते थे। तो पहिया पेपर पर बोलना चाहिए। तो आप पहिया पेपर आजकल तो चूँकि कंप्यूटराइज हो गया है, कंप्यूटर में ज़्यादा होने लगा है, तो वो डेमी साइज़ का पेपर अब आ गया है, उसको बोलते हैं A4 साइज़ पेपर में आता है, उसमें भी आजकल सिविल कोर्ट में चलता है। अब फुल एस्केप कहीं पर नहीं चलता है। और दूसरा क्या है कि उसमें एक ही तरफ टाइप होना चाहिए, टाइप रिटेन होना चाहिए। और डेमी पेपर हो तो ठीक है, फुल एस्केप पेपर हो तो ठीक है। उसका 1/4 मार्जिन होना चाहिए, यानी बाएं तरफ 1/4 मार्जिन छुटा रहेगा और ऊपर में और नीचे में 1-1 इंच स्पेस छुटा रहेगा। इसी तरह से आजकल आप देखते हैं ये टाइप होता है। तो प्लेंट कैसे बनाएं, उसका टाइप कैसे हो, ये भी जान गए। लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट क्या है, ये भी जान गए, है ना। अब तरह तरह का सूट होता है, तो उसके बारे में भी कुछ और जानकारी हो। उदाहरण के लिए बता देते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमको सरकार के खिलाफ सूट फाइल करना है, बिहार सरकार या भारत सरकार या सरकारी कर्मचारी के खिलाफ या रेल के खिलाफ फाइल करना है, तो उसके लिए प्रावधान बना हुआ है। उसमें एक TCPC में बना हुआ है कि सूट फाइल करने के पहले नोटिस दिया जाता है, यानी कि स्टैट्यूटरी नोटिस है। नोटिस नहीं देंगे और उसके बारे में प्लेंट में नहीं लिखेंगे तो सूट बाद में खारिज हो जाएगा। उसी तरह से फर्म और कंपनी का है, म्यूनसिपैलिटी का है, कॉरपोरेशन का है, कोई जुरिडिक्शन बॉडी है, मठ है, मंदिर है, ट्रस्ट है, ट्रस्टी है, बिहार ट्रस्ट बोर्ड है, वो सब तरह तरह का मुकदमा है। वो उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, तो फिर कानून की जानकारी जरूरी है। किसी किसी में स्टैट्यूटरी नोटिस देना पड़ता है, रेलवे एक्ट के तहत भी देना पड़ता है और ट्रस्ट एक्ट के तहत भी देना पड़ता है, ट्रस्ट एक्ट के तहत भी नोटिस देना पड़ता है सूट फाइल करने के पहले। तो उसी तरह से अलग अलग एक्ट में भी मुकदमा होता है। TP एक्ट के अंदर होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, तो किस एक्ट के अंदर होता है उस एक्ट की भी जानकारी होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास कोई आदमी आ रहा है कि हम इजारा किए हैं, अब इजारा हमको वापस लेना है, तो मॉर्गेज का सूट होगा, रिडेम्पशन का सूट होगा। तो रिडेम्पशन के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या प्रावधान है, फिर मॉर्गेज सूट का CPC में ऑर्डर 34 में क्या प्रावधान है, ये जानना होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हाउ टू राइट ए प्लेन, इट इज ए सिंपल क्वेश्चन एंड वन लाइन क्वेश्चन, बट यू हैव टू नो ए बंडल ऑफ थिंग्स। लॉ भी जानना है और रेलिवेंट प्रोविजंस भी जानना है, और कौन कौन इम्पोर्टेंट किताब है जिसको आपको देखना और समझना है। अगर ये सब बात जितना आज हम डिस्कस किए हैं, ये सब चीज़ आप समझते हैं तो आप प्लेंट अच्छा से बना सकते हैं। अभी प्लेंट बन गया, आपका सारा स्टेटमेंट आ गया, मटेरियल फैक्ट्स आ गया, जुडिक्शन डिसाइड हो गया, कोर्ट फीस डिसाइड हो गया, रिलीफ सब दे दिए। जब सब कंप्लीट हो गया तो एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जो प्लेंट होगा वो वेरीफाइड भी होगा और सपोर्टेड विथ एफिडेविट होगा। ये प्रावधान का है। इसके लिए आपको देखना होगा ऑर्डर 6 रूल 15। अगर कोई प्लेंट वेरीफाइड नहीं है तो प्लेंट आपका रिजेक्ट हो जाएगा, अगर सपोर्टेड विथ एफिडेविट नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ऑर्डर 6 रूल 15 देखिए। अब वेरिफिकेशन कैसे होता है वो जानना जरूरी है। इस तरह से प्लेंट के नीचे में वेरिफिकेशन होना चाहिए और उसके बाद एफिडेविट होना चाहिए, तब जा कर के आपका प्लेंट क्लेम होता है। तो मिश्रा जी ने, मुकेश मिश्रा जी ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिस पर एक विस्तृत लेक्चर बन गया, और हम समझते हैं कि ये लेक्चर से बहुत सारे अधिवक्ता लोग लाभान्वित होंगे।
और अभी आप सभी अधिवक्ता बंधुओं से ही मेरा अनुरोध है कि आप इस लेक्चर को एक बार में अगर पूरा नहीं बढ़िया सुन सके तो इसको 2-3 बार सुनिए, बार सुनिए, और जितना रेफरेंस हम किताब का दिए हैं, लॉ का दिए हैं, वो सब भी आप पढ़िए और देखिए। और जब भी कोई शंका हो तो आप बिना हिचक के हमसे सीधे डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर सकते हैं, या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन छोटा सवाल, डायरेक्ट सवाल, पिन पॉइंटेड सवाल पूछिए जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी है। और दूसरा एक अनुरोध है कि अधिवक्ता महोदय ही बहुत ज़्यादा स्लेक है। आप मान लीजिए कि जो अधिवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और बराबर फॉलो कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप एक अधिवक्ता अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप कम से कम अपने 10 कलीग अधिवक्ता को भी सब्सक्राइबर बनाइए और उनको शेयर कीजिए और इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि वो भी लाभ उठा सके। ताकि आप अगर अपना ज्ञानवर्धन करेंगे तो आप कल्याण कर सकेंगे, क्योंकि अपने क्लाइंट के हित के लिए आप सही ढंग से काम कर सकेंगे। तो आज के व्याख्यान को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।